Hello students, this is class for B Pharmacy second sem. Subject is pathophysiology and the topic is हम joints के डिसऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं. जैसे हमने पहले डिस्कस किया गॉट, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस. आज हम डिस्कस करेंगे ऑस्टियो आर्थराइटिस. वी विल डिस्कस अबाउट ऑस्टियो आर्थराइटिस. जो ऑस्टियो आर्थराइटिस है ये भी एक जोड़ों की ही बीमारी है. जोड़ों की बीमारी है और जनरली क्या है कि कॉमन फॉर्म है ये, जो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करती है. जैसे कि मैंने यहाँ लिखा कि मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस अफेक्टिंग मैनी पीपल. बहुत लोगों को ये अफेक्ट करती है. ये क्या है, एक डीजनरेटिव डिसऑर्डर है. डीजनरेटिव डिसऑर्डर का मतलब कुछ ना कुछ जोड़ में, जॉइंट्स में कोई ना कोई कमी आ रही है, या कोई रफ सरफेस हो रहा है, या कोई प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से ये डीजनरेशन हो रही है. इसमें क्या होगा, किससे अराइज होती है डीजनरेशन? जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है हमारा, जो साइनोवियल जॉइंट्स में आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, तो जो आर्टिकुलर कार्टिलेज जो प्रेजेंट होता है उसका बायोकेमिकल ब्रेकडाउन हो जाता है, तो उसकी वजह से डीजनरेटिव डिसऑर्डर होता है. और उस डिसऑर्डर को हम क्या बोलेंगे? दैट इज ऑस्टियो आर्थराइटिस. लेकिन ऐसा नहीं है ये सिर्फ आर्टिकुलर कार्टिलेज को ही डिस्टर्ब करेगा, डिस्टर्बेंसेस वही होंगी, लेकिन ये कहाँ पर पूरे जॉइंट्स ऑर्गन जो होते हैं, जहाँ पे भी जॉइंट्स हैं, जैसे कि हैंड है, नेक है और लोअर बैक है, नीज हैं, उसमें भी ये अफेक्ट कर सकता है. तो जो ये हमारा ऑस्टियो आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस क्या है? कार्टिलेज का डीजनरेशन होता रहता है. कार्टिलेज प्रेजेंट होता है साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल जॉइंट्स में, तो इसमें ऐसा होता है. फिर आती है टाइप ऑफ आर्थराइटिस. जो आर्थराइटिस होता है वो दो टाइप का होता है. फर्स्ट है प्राइमरी ऑस्टियो आर्थराइटिस एंड सेकेंडरी ऑस्टियो आर्थराइटिस. दो टाइप्स का होता है, प्राइमरी ऑस्टियो आर्थराइटिस एंड सेकेंडरी ऑस्टियो आर्थराइटिस. जो प्राइमरी ऑस्टियो आर्थराइटिस है ये किसके साथ रिलेटेड होता है? एजिंग के साथ रिलेटेड होता है, कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्राइमरी ऑस्टियो आर्थराइटिस डेवलप होता जाएगा. इसमें क्या होता है, जो कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं उनका वाटर कंटेंट क्या होता है, वो बढ़ जाता है. वाटर कंटेंट इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन मेकअप होता है कार्टिलेज का वो डीजनरेट होना शुरू हो जाता है. ये होता है प्राइमरी. प्राइमरी किसके साथ रिलेटेड है? ये एज के साथ रिलेटेड है. फिर आता है सेकेंडरी ऑस्टियो आर्थराइटिस. इसमें अनदर डिजीज या कोई कंडीशन जिसके कारण ऑस्टियो आर्थराइटिस हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ऑस्टियो आर्थराइटिस. वो कंडीशन क्या हो सकती है? या तो मोटापा ज़्यादा हो, या रिपीटेड ट्रॉमा आ रहा है, या फिर जॉइंट्स की सर्जरी हो रही है, किसी पेशेंट की पहले जॉइंट स्ट्रक्चर की कोई सर्जरी हुई है, या बाई बर्थ ही कोई जो जॉइंट्स हैं वो एबनॉर्मल हैं. तो इसके कारण क्या डेवलप हो सकता है? सेकेंडरी ऑस्टियो आर्थराइटिस डेवलप हो सकता है सेकेंडरी के कारण. प्राइमरी डेवलप होता है मोस्टली रिलेटेड विद एज के साथ रिलेटेड होता है. फिर आता है आपका व्हाट इज द एपिडेमियोलॉजी. ये भी कितने लोग इससे अफेक्टेड हैं. एपिडेमियोलॉजी का मतलब ये है कि कितने लोग इससे अफेक्टेड हैं. अराउंड 250 मिलियंस पीपल अराउंड द वर्ल्ड अफेक्टेड. लगभग 250 मिलियन लोग ऑस्टियो आर्थराइटिस से अफेक्टेड हैं. ठीक है. फिर आते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ऑस्टियो आर्थराइटिस. जो ऑस्टियो आर्थराइटिस है उसके कॉजेज क्या क्या हैं? देखो, जो ये कार्टिलेज है, पहले हमने बात की कार्टिलेज की. कार्टिलेज एक्ट करता है एज ए कुशन. जैसे ही जो हमारी बोन्स हैं, बोन्स के जॉइंट्स के ऊपर जहाँ पे वो ख़त्म होती हैं वहाँ पे कार्टिलेज होता है. कार्टिलेज क्या करता है? वहाँ पे एक्ट करता है एज ए कुशन. ये कार्टिलेज क्या होता है? एक स्लिपरी होता है जो कि फ्रिक्शनलेस मूवमेंट में हेल्प करता है जॉइंट्स के में. तो जो ये कार्टिलेज है ये डिजनरेट होना शुरू हो जाता है क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट बढ़ जाता है.
वाटर कंटेंट बढ़ने की वजह से जो कार्टिलेज है वो डीजनरेट होना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जॉइंट्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। उसके बाद क्या है कॉजेज, ओल्डर एज में भी ऐसा हो सकता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एजिंग के साथ क्या हो सकता है प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। फिर हमने बात की सेक्स मतलब मेल में कम पाया जाता है, फीमेल्स ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं इससे। और फिर है ओबेसिटी, अगर किसी को मोटापा ज़्यादा है तो कि जो हमारे वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं जो कि वेट को बियर करते हैं वो कमज़ोर होने लगते हैं क्योंकि एक्सेस वेट की वजह से, तो ओबेसिटी भी इसका एक काज है। फिर आता है जॉइंट इंजरी, जॉइंट्स में पहले ही कोई इंजरी प्रेजेंट हो तो उसके कारण भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। जॉइंट इंजरी में जैसे पहले किसी को कोई सिकल सेल डिजीज़ है तो भी ऐसा हो सकता है, थैलेसीमिया है किसी को तो भी ऐसा हो सकता है। ये सारे थे कॉजेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। मेन कॉजेज क्या क्या है, ओल्डर एज है, सेक्स मतलब फीमेल ज़्यादा अफेक्टेड हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस से एज कम्पेयर टू मेल, और फिर आती है ओबेसिटी, अगर किसी को मोटापा ज़्यादा है तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। फिर आती है जॉइंट इंजरी, अगर पहले से ही जॉइंट्स में कोई इंजरी है, बर्थ से कोई प्रॉब्लम है तो ऐसा हो सकता है। और कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, जेनेटिक से भी हो सकता है, या मसल में इन्फेक्शन है, या फिर कोई मसल की वीकनेस है तो उसके कारण भी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन एंड टाइप ऑफ आर्थराइटिस, देन एपिडेमियोलॉजी एंड द काजेज। नेक्स्ट रहेगा हमारा व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। नेक्स्ट हमने डिस्कस करनी है व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? पैथोफिजियोलॉजी में क्या है कि मोर्फोलॉजिकल डैमेज होगा, ग्रोस कार्टिलेज लॉस, जो कार्टिलेज प्रेजेंट है उसका ग्रोस लॉस होगा, चेंज इन मॉर्फोलॉजी ऑफ बोन, change in morphology of bones and other joints। उसके बाद क्या होगा कि जो वाटर कंटेंट है वो फाइनली बैलेंस्ड होता है, मतलब वाटर कंटेंट जितना इन होना है जितना आउट होना है वो क्या है घुटने का किसी भी जॉइंट्स का वो बैलेंस होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये शुरू होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कोलेजन मैट्रिक्स है वो डिसऑर्गेनाइज्ड बन जाएगा। जो कोलेजन मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा डिसऑर्गेनाइज्ड। जो कोलेजन फाइबर्स हम बोलते हैं वो क्या हो जाएंगे सारे डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, और डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज इन प्रोटियोग्लाइकॉन्स, डिक्रीज इन प्रोटियोग्लाइकेंस। जो ये प्रोटियोग्लाइकेंस होते हैं ये एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, और जिसकी वजह से क्या प्रोटेक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, जो भी हमारी मोशन होती है वो फ्रिक्शन लेस होंगी। जैसे ही हम मूवमेंट करते हैं, जैसे हैंड की मूवमेंट करते हैं, फिंगर्स की मूवमेंट करते हैं, अगर इनमें फ्रिक्शन होगा तो हम मूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारा पेन होगा फ्रिक्शन के कारण। लेकिन जो ये प्रोटियोग्लाइकॉन्स हैं ये क्या करते हैं प्रोटेक्टिव एक्ट करते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करते हैं। तो जो ये कोलेजन फाइबर का डिसऑर्गेनाइजेशन होता है इसकी वजह से नेट कंटेंट जो होता है वाटर का वो बढ़ जाता है। जो वाटर का नेट कंटेंट है वो क्या हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। नेट कंटेंट इसका अगर वाटर का बढ़ गया तो लॉस ऑफ प्रोटियोग्लाइकॉन्स, जो प्रोटियोग्लाइकेंस हैं ये प्रॉपरली इनका लॉस हो जाएगा। ये नहीं है कि ये रह जाएंगे, अगर इनका प्रोटेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा तो वो जो कोलेजन फाइबर हैं वो ज़्यादा ससेप्टिबल हो जाएंगे डिग्रेडेशन के लिए,
और डिग्रेडेशन होगी और जो सराउंडिंग जॉइंट्स हैं वो सूज जाएंगे। तो ये देखो हमने बात की, एक डायग्राम है हमारे पास, ये कोई जॉइंट्स है। तो अगर जॉइंट है, नी का जॉइंट है, ये है नॉर्मल नी। आप इस तरफ देखिए, ये नॉर्मल नी है, यहाँ पे कोई भी रफ सरफेस नहीं है, कोई भी कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जब ये मेटा इन्फ्लेमेटरी सेल्स यहाँ आ जाएंगी, एडिपोकाइंस यहाँ आ जाएंगे, साइटोकाइंस यहाँ आ जाएंगे, तो क्या लीड करते हैं, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस पे लीड करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस ये कॉज करते हैं। फिर अगर पर्सन ने ज़्यादा वेट गेन कर लिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो जॉइंट्स पे लोड है वो बढ़ जाएगा। जॉइंट्स पे लोड बढ़ने की वजह से क्या होगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या आ सकती है। फिर ये हमने बात की, और जो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, ये बोन जो है वो रीमोल्डिंग होना शुरू हो जाती है, उनकी रीमॉडलिंग होना शुरू हो जाएगी, जो उनकी एक्चुअल शेप है वो नहीं रहेगी। फिर है कार्टिलेज का ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा, ऑस्टियोफाइट्स बन जाएंगे, रफ स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं घुटने के बीच में, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगी। पैथोफिजियोलॉजी में हमने ये बताना है कि कार्टिलेज का लॉस हो रहा है प्रॉपरली, बोन की मॉर्फोलॉजी चेंज हो रही है, जॉइंट्स की मॉर्फोलॉजी चेंज हो रही है, जो कोलेजन मैट्रिक्स हैं वो डिसऑर्गेनाइज हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोटियोग्लाइकन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे व्हाट आर द सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या रहेंगे, सिम्टम्स रहेंगे इसके पेन, स्टिफनेस, लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, और बोन्स प्यूर्स का मतलब है कि छोटी छोटी, जैसे हम बात करते हैं कि हड्डी बढ़ गई, दैट इज बोन्स प्यूर्स, छोटी छोटी हड्डियां निकलने लग जाती हैं। ठीक है, फिर है व्हाट आर द टेस्ट एंड डायग्नोसिस। टेस्ट में यही है कि इमेजिंग टेस्ट होंगे, कोई एक्सरे, MRI, मेडिकल रेजोनेंस इमेजिंग, या कोई लैब टेस्ट या ब्लड टेस्ट होंगे। फिर ट्रीटमेंट क्या दिया जाए, ट्रीटमेंट के लिए तो क्या है कि पहले तो लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अगर कोई ज़्यादा मोटा है तो उसको मोटापा कम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी है, वेट लॉस करना है, एक्सरसाइज, वेट लॉस, फिर है रेस्ट करना है। ये सारे काम अगर वो करता है कोई, तो वो प्रोटेक्ट हो सकता है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के इफेक्ट हैं वो कम हो सकते हैं। अगर किसी को, ये आपको पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस की है, यहाँ पे डिस्कस की है मैंने सिम्टम्स, पेन है, स्टिफनेस है, लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, बोन्स प्यूर्स, टेस्ट एंड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। किसी को भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चनिंग करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।